कभी सोचा है कि किसी जंगल में हिरणों की संख्या हर साल एक जैसी क्यों नहीं रहती? या फिर किसी तालाब में मछलियों की आबादी कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी जीव की आबादी का आकार मतलब उसकी पॉपुलेशन साइज कोई फिक्स नंबर नहीं होता। ये हमेशा बदलता रहता है और ये बदलाव कई चीज़ों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि खाना कितना उपलब्ध है, शिकार का कितना खतरा है और मौसम कैसा है। तो सवाल ये है कि किसी भी जगह पर आबादी की संख्या में जो बदलाव हम देखते हैं उसके पीछे असल में क्या है, वो कौन सी ताकतें हैं जो इसे कंट्रोल करती हैं। चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम उन 4 बेसिक प्रोसेस को समझेंगे जो आबादी को बदलते हैं। फिर देखेंगे कि अगर सब कुछ परफेक्ट हो तो ग्रोथ कैसी दिखती है, और उसके बाद हम असल दुनिया की हकीकतों और उसकी सीमाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी आबादी में बदलाव को एक बहुत ही सिंपल खाते बही या बैलेंस शीट की तरह समझा जा सकता है। इसमें बस 4 मेन फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से कुछ आबादी को बढ़ाते हैं और कुछ घटाते हैं। इस डायग्राम को देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ सब कुछ बता रहा है। बीच में है पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हम N से दिखा रहे हैं। अब 2 तीर अंदर की तरफ आ रहे हैं, नेटैलिटी यानी जन्म दर B और इमिग्रेशन यानी बाहर से लोगों का आना I। ये दोनों आबादी को बढ़ाते हैं। और 2 तीर बाहर जा रहे हैं, मॉर्टैलिटी यानी मृत्यु दर D और इमिग्रेशन यानी यहां से लोगों का बाहर जाना E। ये दोनों आबादी को घटाते हैं। बस यही 4 बातें। तो पहला फैक्टर है नेटैलिटी, जिसे हम आसान भाषा में जन्म दर कहते हैं। मतलब एक तय समय में किसी आबादी में कितने नए जन्म हुए, ये आबादी को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा इनपुट है। और इसके ठीक उलट है मोर्टालिटी यानी मृत्यु दर। इसका मतलब है कि उसी समय में कितने लोगों की मौत हुई, ये आबादी को कम करने का मुख्य तरीका है। फिर आता है इमिग्रेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि उसी प्रजाति के कुछ सदस्य कहीं और से उस इलाके में रहने आ गए हैं। इससे भी वहां की आबादी बढ़ जाती है। और आखिर में एमिग्रेशन। ये एमिग्रेशन का ठीक उल्टा है। इसमें आबादी के कुछ लोग उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, जिससे वहां की संख्या कम हो जाती है। तो इन चारों चीजों को हम एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले में डाल सकते हैं। मान लीजिए समय t पर किसी जगह की आबादी nt है, तो अगले साल यानी t+1 पर आबादी कितनी होगी? ये होगी nt+1 बराबर nt जमा जितने लोग आए यानी b+i, और उसमें से घटा दीजिए जितने लोग गए यानी d+e। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक गांव में 100 लोग हैं, nt हैं। एक साल में 10 बच्चे पैदा हुए, b, और 2 लोग बाहर से आकर बस गए, i, तो कुल 12 लोग जुड़ गए। उसी साल 5 लोगों की मौत, d, हुई और एक व्यक्ति गांव छोड़कर चला गया, e, तो 6 लोग गम हो गए। तो अगले साल आबादी होगी 100 + 12 - 6 यानी 106। बस इतना ही सिंपल है। चलिए अब थोड़ी देर के लिए एक सपनों की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां खाना, पानी, रहने की जगह सब कुछ अनलिमिटेड है। कोई शिकारी नहीं, कोई बीमारी नहीं। ऐसी परफेक्ट कंडीशन में आबादी कैसे बढ़ेगी? इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। स्क्रीन पर कर्व A को देखिए। ये अंग्रेजी के J अक्षर जैसा दिख रहा है ना? ये J शेप्ड कर्व आबादी में एक तरह के विस्फोट को दिखाता है। शुरुआत में ग्रोथ धीरे धीरे होती है, लेकिन फिर अचानक ये रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर चली जाती है। गणित में इस ग्रोथ को इस फॉर्मूले से दिखाते हैं, dN/dt = Rn। यहाँ dN/dt का मतलब है समय के साथ आबादी में बदलाव की दर, n है आबादी का साइज और R वो इंजन है जो इस ग्रोथ को चलाता है। इसे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का फर्क है। R जितना ज्यादा होगा, आबादी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। तो असल में ये R की वैल्यू होती कैसे है? ये हर प्रजाति के लिए अलग अलग होती है। यहाँ देखिए, आटे वाले कीड़े फ्लावर बीटल की R वैल्यू है 0.12, जो नौवे चूहे की 0.015 वैल्यू से लगभग 8 गुना ज्यादा है। इसका मतलब अगर हालात सही हों तो आटे वाले कीड़े की आबादी चूहे की आबादी से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। और देखिए, 1981 में भारत में इंसानों की आबादी के लिए ये वैल्यू 0.0205 थी।
इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ताकत को समझने के लिए एक बहुत पुरानी कहानी है। एक मंत्री ने राजा से इनाम में शतरंज के पहले खाने पर गेहूं का एक दाना मांगा, दूसरे पर 2, तीसरे पर 4 और ऐसे ही हर खाने पर दाने डबल करते जाने को कहा। राजा को लगा ये तो बहुत मामूली इनाम है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि चेस बोर्ड के आधे हिस्से तक पहुंचते पहुंचते ही उनके पूरे राज्य का गेहूं खत्म हो जाएगा। ये होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की अविश्वसनीय ताकत। लेकिन असल दुनिया सपनों जैसी नहीं होती है ना। असलियत में संसाधन हमेशा सीमित होते हैं। कोई भी जगह किसी भी आबादी को हमेशा के लिए बेतहाशा बढ़ने नहीं दे सकती। और यहीं पर प्रकृति अपनी सीमाएं तय करती है। और यहीं पर इकोलॉजी का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, कैरिंग कैपेसिटी, जिसे हम के से दिखाते हैं। इसे एक बर्तन की तरह सोचिए। आप उसमें उतना ही पानी भर सकते हैं जितनी उसकी क्षमता है। ठीक उसी तरह कोई भी पर्यावरण किसी प्रजाति की एक खास संख्या को ही सपोर्ट कर सकता है। अब वापस उसी ग्राफ पर चलते हैं और कर्व बी को देखते हैं। ये एस अक्षर जैसा दिखता है। इसमें आप देख सकते हैं कि शुरुआत में ग्रोथ तेज होती है, लगभग जे कर्व की तरह ही। लेकिन जैसे जैसे आबादी उस सीमा यानी के पास पहुंचती है, कंपटीशन बढ़ता है, संसाधन कम होने लगते हैं और ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और आखिर में वो एक जगह पर आकर स्थिर हो जाती है। इस असलियत के करीब वाली ग्रोथ को लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। इसका फॉर्मूला पहले वाले फॉर्मूले में बस एक नई चीज जोड़ता है, k-n/k। ये हिस्सा एक तरह का ब्रेक है। जब आबादी n बहुत छोटी होती है तो ये ब्रेक लगभग ना के बराबर होता है और ग्रोथ तेजी से होती है। लेकिन जैसे जैसे आबादी अपनी क्षमता k के करीब पहुंचती है, ये ब्रेक जोर से लगता है और ग्रोथ को धीमा कर देता है। अच्छा, तो ये गणित वाले मॉडल्स हमें सिर्फ आबादी गिनने में ही नहीं बल्कि एवोल्यूशन को समझने में भी मदद करते हैं। हर प्रजाति ने अपनी डार्विनियन फिटनेस को बढ़ाने के लिए अलग-अलग रणनीतियां विकसित की हैं। और डार्विनियन फिटनेस का मतलब बस इतना है, अपने जीन्स को अगली पीढ़ी तक सफलतापूर्वक पहुंचाना। यहाँ 2 मुख्य रणनीतियां हैं। एक तरफ हैं पक्षी और स्तनधारी, जो अपनी जिंदगी में कई बार प्रजनन करते हैं और कम लेकिन बड़े और मजबूत बच्चे पैदा करते हैं। दूसरी तरफ है साल्मन मछली और बांस, जो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार लेकिन एक साथ हजारों लाखों की संख्या में छोटे बच्चे पैदा करते हैं ताकि उनमें से कुछ के बचने की संभावना बढ़ जाए। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा उसे फटाफट एक साथ रखकर देखते हैं ताकि ये दोनों जरूरी ग्रोथ मॉडल्स एकदम साफ हो जाएं। ये टेबल सारी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी जे कर्व। ये काल्पनिक दुनिया की कहानी है जहां संसाधन असीमित है। दूसरी तरफ है लॉजिस्टिक ग्रोथ यानी एस कर्व। ये असल दुनिया की कहानी है जहां संसाधन सीमित है और एक कैरिंग कैपेसिटी यानी के मौजूद है। ये बिना रोक टोक की ग्रोथ और रुकावट के साथ होने वाली ग्रोथ के बीच का फर्क है। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, हम इंसानों की कहानी इन दोनों में से किस कर्व से मिलती जुलती है? क्या हम अब भी जे कर्व पर ही बेतहाशा बढ़ रहे हैं या फिर हम अपनी धरती की कैरिंग कैपेसिटी यानी के करीब पहुंच रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा आने वाला भविष्य तय करेगा।